हेलो प्यारो, वेलकम बैक। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आज हमारा टॉपिक होने वाला है और वो है कि हम पोटेंशियल एनर्जी कर्व पढ़ेंगे। सबसे पहले सिंपलेस्ट एटम के लिए पढ़ेंगे, यानी हाइड्रोजन एटम के लिए पढ़ेंगे। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि हम बोहर मॉडल जो है हाइड्रोजन एटम का, उसको एक बार रिविजिट करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में मैं उम्मीद करता हूँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको आती होंगी बाय द नॉलेज ऑफ 12th क्लास। नहीं आती हैं तो मेरा सजेशन ये है कि एक बार 12th क्लास को जाके रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, देखो हमेशा मैं अपने क्लास में भी कहता हूँ कोई चीज़ ना आना गलत नहीं होता है, लेकिन ये जानने के बावजूद कि हमको नहीं आता है उसको ना सीखना गलत होता है। तो इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। लर्निंग इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। सो आवर टॉपिक इज़ द पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रेडियल डिस्टेंस कर्व। तो हमारा है कि एक पोटेंशियल एनर्जी U वर्सेस R, एक कर्व हमें प्लॉट करना है और इसको हम कई बार पोटेंशियल एनर्जी कर्व कहते हैं। इसको हम कई बार पोटेंशियल एनर्जी कर्व कहते हैं। अच्छा, अगर आपको लग रहा हो कि किस किताब को मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो देखो ऐसा है कि ऐसी कोई एक स्पष्ट किताब तो नहीं मैं कह सकता हूँ, लेकिन क्योंकि ये चीज़ है जो सब में दिया गया है। सॉलिड स्टेट फिजिक्स में भी दिया गया है, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी की जो बुक है उसमें भी दिया गया है। बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जहाँ पर इस तरह का डिस्कशन आपको मिल जाएगा। तो मुझे एग्जैक्टली कोई पिन पॉइंटेड मैं बुक नहीं कह सकता कि मैं ये सारे नोटेशन उसी एक पर्टिकुलर बुक को फॉलो कर रहा हूँ। दिस इज अ काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, माई अंडरस्टैंडिंग अबाउट द सब्जेक्ट। बट अगर आपको पढ़ना है कोई बुक, अगर आप, मैं हमेशा अप्रिशिएट करूँगा कि आप एक बुक पढ़िए। तो आप एक बुक है स्ट्रैटमैन बनर्जी, सॉलिड स्टेट डिवाइसेस की। तो स्ट्रैटमैन एंड बनर्जी की किताब है, उसके शुरुआती कुछ चैप्टर हैं, जरा देख लीजिएगा, वहाँ पर इसका अच्छा डिस्कशन दिया गया है। इसके अलावा एक सॉलिड स्टेट फिजिक्स की किताब आती है, किटल, चार्ल्स किटल की एक बुक है सॉलिड स्टेट फिजिक्स की। उसमें भी सेमीकंडक्टर सेक्शन, बैंड डायग्राम, पीरियोडिक पोटेंशियल का जो सेक्शन है उसको आप पढ़ सकते हैं। वहाँ से भी आपको चीज़ें यहाँ से समझ में मिल जाएंगी। अलावा सॉलिड स्टेट फिजिक्स की वहाब की किताब आती है, उसमें भी, बट वो सॉलिड स्टेट की बुक है, थोड़ा सा डीप हो जाएगा, हो सकता है आपके लिए वो थोड़ा सा हैवी हो जाए। अलावा उसके इलेक्ट्रॉनिक्स की बॉयस्टेड की किताब है, उसमें भी ठीक ठाक सा डिस्कशन दिया गया है। नॉट मच एलेबोरेटेड, बट ठीक ठाक सा डिस्कशन है। तो मेरा सुझाव ये है कि आप अपनी लाइब्रेरी में जाइएगा, इनमें से किसी भी किताब को देखिएगा, जिसकी भाषा आपको सही लगे, जिसके डायग्राम आपको सही लगे, उनको आप देख लीजिएगा। मेरा सुझाव एक और है कि विकीपीडिया से, या विकीपीडिया को मत बहुत ज़्यादा उस पर रिलाई करिएगा, क्योंकि विकीपीडिया के जो स्टैंडर्ड है वो एक सर्टेन लेवल से ऊपर है। जो उसको एडिट कर रहे हैं वो एक अच्छे उसमें लोग इन्वॉल्व हैं, एडिटर्स जो हैं। सो कई बार क्या होता है ना कि उसकी जो लैंग्वेज होती है या उसकी जो प्रोफाउंडनेस होती है वो अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं, उसके हम वर्ड पकड़ नहीं पाते, फिर उसके अंदर फिर उसके अंदर फिर उसके अंदर हर ब्लू हाइपरलिंक को क्लिक करते करते हम लॉस्ट हो जाते हैं। तो विकीपीडिया इज़ नॉट अ वेरी गुड रिसोर्स, एटलीस्ट फॉर यू अंडर ग्रेजुएट पीपल, बट दीज बुक्स आर गुड। अदरवाइज अगर आपको जो है वो हम जो पढ़ा रहे हैं इनको ही अगर आप रिवाइज करें और इनको ही आप समझने का प्रयास करें, इन पे जुड़े हुए सवालों को अगर आप कुछ आए और आप हमसे पूछें, कमेंट करें, देन दैट विल बी द मोर देन इनफ। देखो ऐसा होता है, बोहर का मॉडल में हम क्या कहते हैं कि हमारे पास एक न्यूक्लियस है, बेसिकली जो प्रोटॉन है, ठीक है, प्रोटॉन है जिसके पास एक पॉजिटिव चार्ज है और इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन है, और सपोज उसकी जो डिस्टेंस है r है, ये एक सर्कुलर पाथ है, एक इलेक्ट्रॉन q है जो कि इसमें चक्कर लगा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज है, सेंटर पे मान लें, सेंटर है कुछ, न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज जो कि प्रोटॉन है, और इस तरह से इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है। तो इनके बीच में जो कूलम्बिक फोर्स है वो कितना होगा, हमने क्या माना, पॉइंट न्यूक्लियस एंड पॉइंट शेप का इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल, इनके बीच का जो फोर्स होगा वो क्या होगा, F इज इक्वल टू माइनस क्यू स्क्वायर 4 पाई एप्साइलन आर स्क्वायर। यहाँ माइनस साइन क्या शो कर रहा है, माइनस साइन शो कर रहा है कि फोर्स कैसा है, अट्रैक्टिव नेचर का है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि हम इस तरह के जो फोर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, उसको हम माइनस साइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो माइनस साइन रिप्रेजेंटिंग द अट्रैक्टिव नेचर ऑफ फोर्स। अब ये कैसे आए, इसको ऐसे समझ सकते हो कि इसका प्लस है, इसका माइनस है, तो क्यू इंटू माइनस क्यू स्क्वायर इज द माइनस। तो दिस शोज द अट्रैक्टिव नेचर ऑफ द फोर्स। तो ये हो गया निगेटिव sign shows the attractive nature of force।
नेगेटिव साइन शोज द अट्रैक्टिव नेचर ऑफ फोर्स। तो वी गेट द फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पर है। अब हमें यहाँ पर समझना है कि ये जो एक खास तरह की स्थिति बनी है कि एक न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैसे हम कैलकुलेट कर पाएंगे? क्या हम इस, क्योंकि एक खास तरह की पोजीशन के साथ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, इट इज़ मूविंग, ओके, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग बट ऑल्सो इट इज़ बाउंडेड, इट इज़ इन अ स्पेसिफिक पोजीशन, उस स्टेशनरी ऑर्बिट में वो पोजीशनड है। तो एक तरह की पोटेंशियल एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है। सो हम कहेंगे कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर हमें फोर्स मालूम है तो फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच का हमें रिलेशन मालूम है। तो हम उस रिलेशन से, फोर्स की जानकारी को लेकर के हम उस रिलेशन से क्या निकाल लेंगे, हम अपना पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे। तो हमारे पास जानकारी क्या है? बाय द रिलेशन, व्हाट इज़ द रिलेशन? रिलेशन ये है कि फोर्स इज़ द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। फोर्स इज़ द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो ये एक कॉन्सेप्ट होता है। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं फॉर रेडियल डायरेक्शन, फॉर रेडियल ऑब्जर्वेशन हम लिख देंगे कि जो हमारा डेल है, डेल इज इक्वलेंट टू d/dr। मान लो डेल जो है वो d/dr है। तो इन स्केलर फॉर्म, आर कैप यहाँ कह दें, इन स्केलर फॉर्म, स्केलर फॉर्म कहने का मतलब है बच्चों, हम यहाँ पर कोई वेक्टर नोटेशन नहीं यूज करने वाले हैं। तो यहाँ लिख जाएगा f इज इक्वल टू -d/dr u। हमने r कैप हटा दिया क्योंकि हमने यहाँ से वेक्टर का साइन हटा दिया। तो अब चूंकि ये r पे ही डिपेंड कर रहा है तो हम इसको ऐसे ही कर दें, टोटल डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा du/dr। इतना तो मालूम होगा आपको कि पार्शियल और टोटल का मतलब क्या होता है। अगर कोई फंक्शन कई वेरिएबल्स पर डिपेंड करे x, y, z पर, और आप सिर्फ x के रिस्पेक्ट में चेंज देख रहे हो तो पार्शियल यूज करते हो। अगर कोई फंक्शन सिर्फ x पर डिपेंड करता है और आप x के रिस्पेक्ट में ही उसका चेंज देख रहे हो, इन दैट पर्टिकुलर केस, उस पर्टिकुलर केस में हम टोटल डिफरेंशिएशन को यूज करते हैं। तो हमने यहाँ कहा क्योंकि हम सिर्फ रेडियल डायरेक्शन के लिए ही इंपॉर्टेंट हमारा ऑब्जर्वेशन है, बिकॉज दिस इज ओनली दिस डिस्टेंस इज इफेक्टिव, सो दिस इज द केस। सो आपके पास क्या हो जाएगा, du इज इक्वल टू -f/dr। तो ये हमारे पास रिलेशन है जो क्या दिखा रहा है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन डिस्टेंस। यानी कि अगर ये सिस्टम R है, अगर इस सिस्टम R से कुछ भी चेंज होता है तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज होगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसको मैथमेटिकली देखो तो ये डिफरेंशियल के फॉर्म में इक्वेशन है, यहाँ डिफरेंशियल है, यहाँ डिफरेंशियल है। अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हम इंटीग्रेट करके अपनी इक्वेशन को पा जाएंगे। क्योंकि f की वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास है, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लो, तो f की वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास है यहाँ से, और dr है, वेरिएशन इन r है। तो हम वेरिएशन इन r को हम लिमिट कर दें कि भाई हम वेरिएशन पॉइंट दिस से पॉइंट दिस तक देखना चाह रहे हैं। तो उस हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम दिस टू पॉइंट दिस हमको मिल जाएगी, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी हमको मिल जाएगी। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको हमें इंटीग्रेट करना है। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि जब हम इंटीग्रेट कर रहे होंगे तो हम इसकी लिमिट क्या रखेंगे। देखो बच्चों, एक चीज़ जरा हमेशा समझो, पोटेंशियल एनर्जी हम जब भी कैलकुलेट करते हैं देन हमारे सामने एक इशू आता है कि हम उसको रेफरेंस पॉइंट क्या लें। नाउ आप कहोगे व्हाट इज़ दिस, व्हाट डू यू मीन बाय सर, व्हाट डू यू मीन बाय रेफरेंस पॉइंट फॉर गेटिंग द पोटेंशियल एनर्जी। देखो होता क्या है, जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, जैसे मान लो हाइट की बात करें, सपोज एक एग्जाम्पल सोचो, जैसे आप कहो आप एक बिल्डिंग पे हो, ये बिल्डिंग, ये ज़मीन है, ज़मीन से 100 फुट की ये ऊंचाई बिल्डिंग है और इसके ऊपर आप खड़े हो, आपकी हाइट 6 फुट है और आपके सिर पर एक किताब रखी हुई है। अब मैंने पूछा कि बताओ जो आपके सिर पे किताब रखी है इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। तो आप कहोगे ओके आई कैन कैलकुलेट, आई नो द वैल्यू, मास, जो बुक का मास है वो मुझे मालूम है, जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी वो भी मालूम है, h मालूम कर सकते हैं। बट मेरा सवाल ये होगा कि आप जो h यूज करोगे ये h कहाँ से निकालोगे। मतलब आप खड़े हो तो आप अपने ज़मीन से सिर पे रखी हुई किताब की ऊंचाई को h मानोगे, या आप जिस बिल्डिंग पे खड़े हो उस बिल्डिंग के बॉटम से लेकर के इस किताब की ऊंचाई तक को h मानोगे, या आप जिस पृथ्वी पे खड़े हो उस पृथ्वी के केंद्र से लेकर के इस किताब तक की दूरी को h मानोगे। h किसको मानोगे? आई होप यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, बिकॉज वी नो द मास ऑफ बुक, वी नो द g, बट
वी हैव सम इश्यूज विद द एच। एच क्या नापा जाएगा? तो आप कहोगे कि वहाँ से हम क्यों लें, हम क्यों बिल्डिंग की ज़मीन से क्यों लें, हम उसको पृथ्वी के केंद्र से क्यों लें, हम अपने से लेंगे। हमने कहा ठीक है, एग्री। इसका मतलब है आपने ये कहा कि हम अपने पैर को जीरो पोटेंशियल एनर्जी मानेंगे, और इस हाइट की वजह से जो किताब के अंदर जो हाइट गेन की है, इसकी वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी केवल उसके बारे में बताएंगे। मतलब आपके हिसाब से ये किताब आपके पैर से 6 फीट की दूरी पर है। तो आपने क्या किया, अपने पैर को जीरो रेफरेंस मान लिया, माना ना, रेफरेंस आपने जीरो माना, और आपने ये एच जो है उस 6 फीट से ले लिया है। तो इस तरह से आपके पास ऑप्शन तो कई थे, लेकिन आपने उन ऑप्शन में से किस ऑप्शन को चुना कि अपने पैर को जीरो रेफरेंस पॉइंट ले लिया। और ऐसा हम हमेशा करते हैं। जैसे अगर हमने कहा कि बताओ, अगर आप मान लो अगेन हजरतगंज चौराहे पे खड़े हो, तो वहाँ एक साइन बोर्ड लगा है और वहाँ लिखा है कि कानपुर 88 किलोमीटर। तो वो 88 किलोमीटर कहाँ से है? जहाँ साइन बोर्ड लगा है, क्या वहाँ से 88 किलोमीटर है, या इस साइन बोर्ड को भी किसी रेफरेंस पॉइंट से लिया गया है? जैसे आप किसी शहर के अंदर एंटर करते हो, जैसे आप लखनऊ के अंदर एंटर किए तो उसमें लिखा होता है लखनऊ 20 किलोमीटर। अब आप कहोगे लखनऊ में आ तो गए हम भाई, फिर भी लखनऊ 20 किलोमीटर क्यों दूर है? तो वहाँ आपको समझना ये है कि वो जो माइलस्टोन लगाए गए हैं, लखनऊ 20 किलोमीटर, लखनऊ 10 किलोमीटर, तो वो लखनऊ जीरो कहाँ होगा? वो लखनऊ जीरो हो सकता है लखनऊ की तहसील हो सकता है लखनऊ विधानसभा हो सकता है लखनऊ मेडिकल कॉलेज हो। ऐसा कोई प्रोमिनेंट प्लेस होता है जिसको कि जो अदालत होती है किसी ज़िले की, किसी उसकी, वहाँ को हम रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं। तो हम उस रेफरेंस पॉइंट से सारी दूरियाँ तय करते हैं, और रेफरेंस पॉइंट चेंज नहीं करते हैं तो समय के साथ वो दूरियाँ भी फिक्स रहती हैं। तो कुल मिला के आपको थोड़ा सा और समझना है, ये सोचिएगा आप और देखिए कि हम पर्टिकुलरली जब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इज एसोसिएटेड विद द पोजीशन, और पोजीशन हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द स्टार्ट ऑफ पोजीशन एंड व्हाट इज़ द एंड ऑफ पोजीशन। तभी तो पोजीशन आप कहोगे कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेने, ये इस स्थिति से इस स्थिति तक जाना, मतलब जन्म से मृत्यु तक की, जन्म की स्थिति और मृत्यु की स्थिति, इन दो स्थितियों के बीच में तुलना कर रहे हैं, या जन्म की स्थिति विवाह की स्थिति के बीच में तुलना कर रहे हैं, या जन्म की स्थिति और 55 साल की स्थिति की हम तुलना कर रहे हैं। तो हमें हमेशा इन पॉइंटों को सेट करना पड़ेगा जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे होंगे। तो वही मसला हमारे सामने यहाँ पर भी आ गया है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के लिए पोटेंशियल एनर्जी का हम क्या लें। देखो सामान्य रूप से ये होता है कि ये जो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इंटरेक्शन हो रहा है इस चार्ज के बीच में और इस चार्ज के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, कोलम्बिक इंटरेक्शन हो रहा है। तो ऐसी कौन सी दूरी मानी जाए जब इंटरेक्शन ख़त्म हो जाए, यानी कि जब इन दो चार्जों के बीच का बल ना रहे। तो कूलम्बिक फोर्स क्या कहता है कि फोर्स जो होता है प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। तो जब आर जो है इनफाइनाइट हो जाएगा तब हमारा फोर्स कितना होगा, हमारा फोर्स 0 होगा। ठीक है, और किसी पोजीशन आर पर हमारा फोर्स एफ है, तो ऐसे ही हम यहाँ पर भी कहते हैं, जैसे आर इनफाइनाइट होने पर फोर्स 0 हो जाता है। ऐसे ही हम सोचें कि दो रेफरेंस पॉइंट लें, तो लेट द रेफरेंस पॉइंट्स आर to calculate the potential energy, let the reference points are क्या है at r infinity। जब r infinity है तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी कितना है, E, इसको हम E वैक्यूम कह देते हैं। अब हम यहाँ पर एक नोटेशन यूज कर रहे हैं, U E वैक्यूम। E वैक्यूम मतलब वैक्यूम में जब जाएगा इलेक्ट्रॉन तो उसकी जो एनर्जी होगी, मतलब इस न्यूक्लियस से अगर इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट दूरी पर जाएगा तो कुल मिला के वो उस न्यूक्लियस के प्रभाव से दूर चला गया। ऐसा नहीं कि वो ब्रह्मांड से ही गायब हो गया, वो यहाँ से निकल के यहाँ चला गया, यहाँ कहीं रह रहा है, यहाँ कहीं घूम रहा है, वैक्यूम में कहीं घूम रहा है, वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, बस वो इसके इन्फ्लुएंस से दूर हो गया है। वैसा ही कुछ है आपके लिए कि जब हम आर इन्फिनिटी मानेंगे तो हम मानेंगे कि जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम लिख रहे हैं ई वैक्यूम में, और कोई एट एनी आर वी हैव एट एनी आर वी हैव यू। कोई आर वैल्यू हमारे पास है तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी यू है, लेकिन अगर आर इन्फिनिटी हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी उसको हम ई वैक्यूम से लिखेंगे। तो अब हमारी इक्वेशन नंबर 2 कैसे हो जाएगी, देखें अब हमारी इक्वेशन नंबर 2 ऐसे हो जाएगी कि हम लिखेंगे यू है और अधिकतम कहाँ जा सकता है, ई वैक्यूम डी यू, यहाँ है एफ, हम रख दें एफ की वैल्यू, और यहाँ लिमिट क्या है, जब यू कब था, जब डिस्टेंस आर थी,
कोई डिस्टेंस r आपने चुनी है और कहाँ तक जा सकते हैं, इन्फिनिटी। तो जब डिस्टेंस इन्फिनिटी है तो एनर्जी ई वैक्यूम है, और जब डिस्टेंस r है तो एनर्जी u है, ये du है। तो यहाँ पे आपके पास f की वैल्यू क्या रखोगे, -q² 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर dr, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इसको देखो, ये हो जाएगा u और एनर्जी क्या है, u ई वैक्यूम, और ये हो जाएगा प्लस। तो प्लस होने का मतलब है कि यहाँ से r इन्फिनिटी, ये हो जाएगा q² 4 पाई एप्सिलॉन, तो कांस्टेंट है, यहाँ बचेगा dr/r², ठीक है। अब इसको हम ये क्या हो जाएगा, ये लिखा जाएगा ई वैक्यूम माइनस u बराबर q² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कितना हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करोगे, देखो 1/r² मतलब r के पावर -2 को इंटीग्रेट करोगे तो हो जाएगा r -2 + 1 अपॉन -2 + 1, यानी r -1 अपॉन -1, तो -1/r। तो ये हो जाएगा, माइनस आगे कर दें, ये माइनस यही कर दें, -1/r, लिमिट है इन्फिनिटी टू r। तो ये हो जाएगा q² 4 पाई एप्सिलॉन। अब यहाँ पर आप रखोगे, हो जाएगा -1/∞ माइनस माइनस प्लस 1/r। तो ये तो 1/∞ हो गया 0, तो ये तो हो गया 0, 0 तो 0 खत्म हो गया, यहाँ 1/r बचेगा। तो आपके पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, तो आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा ई वैक्यूम माइनस पोटेंशियल एनर्जी इज q² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो यहाँ से हम देखें कि u की वैल्यू क्या हो गई, ई वैक्यूम माइनस q² 4 पाई एप्सिलॉन r, ठीक है। इस तरह से हमारी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। एक चीज़ जो अब आप शायद ट्वेल्थ में तो नहीं, एनसीईआरटी में तो इस तरह का नहीं है, जहाँ हम एक वैक्यूम की बात कर रहे हैं, हमें वैक्यूम की बात करनी पड़ेगी बिकॉज वी हैव टू यूज़ द बैंड डायग्राम, और उस बैंड डायग्राम में हम वैक्यूम एनर्जी की बात करते हैं। अपर मोस्ट जो लेवल होती है कंडक्शन बैंड के ऊपर, उसको हम वैक्यूम के लेवल पे सेट करते हैं। तो हमारे इस प्रेजेंट कंटेक्स्ट में इस ई वैक्यूम का एक बहुत ही सिग्निफिकेंस है, और इसकी वजह से हमारी बहुत सारी जो कंसेप्चुअल फ्लॉ होते हैं, जहाँ से कॉन्सेप्ट लीक कर जाता है और हमारे दिमाग में कन्फ्यूजन आ जाती है, उसको कई जगहों पे सील कर देता है। तो दिस कंसेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपके पास क्या आ गया, यू पोटेंशियल एनर्जी इज दिस वैल्यू, जो कि 0 हो सकती है डेफिनेटली, इनफाइनाइट में हम इसको 0 भी कर सकते हैं, हम करेंगे भी, देखेंगे। q² 4 पाई एप्सिलॉन r। नाउ यहाँ r वैरी कर सकता है, अगर हम इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की दूरी को वैरी करें तो ये r वैरी करेगा और उसके हिसाब से u वैरी होगा, क्योंकि ये फिक्स है, q फिक्स है, 4 पाई एप्सिलॉन फिक्स है, लेकिन इस r की वजह से u का वेरिएशन जो होगा उसी की हमें स्टडी करनी है। तो यहाँ पर क्या होगा, दो कंडीशन क्या हैं, 2 कंडीशंस क्या हैं। पहली कंडीशन है कि अगर r 0 होगा, अगर r 0 होगा तो क्या होगा, अगर r 0 हो गया तो ये हो गया 1/0, दिस इज -∞, तो u क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। देखो यहाँ पर कुछ ऐसा हो गया, माइनस इन्फिनिटी हो गया। तो u अगर r 0 हो गया तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/0, तो 1/0 इज इन्फिनिटी, तो समथिंग माइनस इन्फिनिटी इज माइनस इन्फिनिटी, यू कैन से, ओके। और अगर हम r को इन्फिनिटी रखें, तो जैसे आप r इन्फिनिटी रखोगे तो ये हो जाएगा 1/0, ये पूरा टर्म 0, तो u के बराबर, u की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई वैक्यूम। दो एक्सट्रीम कंडीशन है। अब हम अपना पोटेंशियल एनर्जी कर्व ड्रॉ करेंगे, और अपने पोटेंशियल एनर्जी कर्व को हम इसी कंडीशन के तहत ऑब्जर्व करेंगे। सबसे पहले तो हमने ई वैक्यूम ड्रॉ कर दिया, ये हमारा ई वैक्यूम है, और मान लो यहाँ से कोई डिस्टेंस है, तो दिस हाइट इज एनर्जी, ये एनर्जी की हाइट है, वाई एक्सिस क्या है, एनर्जी का है, और ये जो वैल्यू है दिस इज द ई वैक्यूम, तो ये पूरी एक्सिस ई वैक्यूम है, और ये जो डिस्टेंस है ये r है, ठीक है। तो जैसे ही r की वैल्यू 0 होगी, जब r की वैल्यू 0 होगी,
या हम ऐसे देखें आर की वैल्यू इन्फिनिटी है, तो आर की वैल्यू इन्फिनिटी है तो ये हमारा यू कर्व है, एनर्जी मतलब ये यू पोटेंशियल एनर्जी कर्व है, तो ये किसके बराबर होगा, जब आर इन्फिनिटी है तो ये जो कर्व है ये वाला लाइन जो है वो इसी के बराबर होगा। फिर जैसे जैसे आप आर की वैल्यू इन्फिनिटी से जीरो की तरफ अप्रोच करोगे, तो जैसे जैसे आर की वैल्यू इन्फिनिटी जीरो की तरफ अप्रोच करोगे तो ये वैल्यू ऐसे जाएगी, इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी इस तरह जा रहा है। आप कहोगे सर पॉजिटिव क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे आर इन्फिनिटी पर है तो यू हो गया ई वैक्यूम, जो कि ये वैल्यू है, और जैसे आप इन्फिनिटी से जीरो की तरफ अप्रोच करोगे तो यू की वैल्यू ई वैक्यूम से माइनस इन्फिनिटी अप्रोच करेगी, माइनस मतलब ये डायरेक्शन अप्रोच करेगी। तो आप देख रहे हो माइनस इन्फिनिटी अप्रोच कर रही है, और जैसे जैसे हम आर मतलब ये वैल्यू कम करते जा रहे हैं, यहाँ से आर वैल्यू कम करते जा रहे हैं, ये इन्फिनिटी हो जाएगी। अब इन्फिनिटी को हम कैसे शो करते हैं, एसिम्प्टोटिक लाइन से। हम दो पैरेलल लाइन को अगर कहीं बना रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम ये कह रहे हैं कि दोनों लाइनें इनफाइनाइट पे टच करेंगी, यानी ग्राफ में इन्फिनिटी शो करने के लिए हम दो एसिम्प्टोटिक लाइनें शो करते हैं। तो हमने ये लाइन इस तरह से शो कर दी। ऐसे ही इधर भी आर की वैल्यू अगर हम माइनस से ला रहे हैं तो ये ऐसे हो जाएगी, इस तरह से सिमेट्री के रूप में दिस। तो अगर हमें ये दिखाना है कि यहाँ हमारे पास एटम है और इस तरह से उसके चारों तरफ पोटेंशियल का वेरिएशन है, तो दिस इज द डायग्राम विच इज शोइंग द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू आर। इस तरह का डायग्राम प्यारों आपको किताबों में देखने को मिलेगा। अब वो इसको डिस्कस नहीं करते क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज़ ऐसा है जो कि 12th के लेवल पर डिस्कस हो जाना चाहिए, और अगर नहीं हो रहा होता है तो फिर हमें प्रॉब्लम होती है समझने में। तो हमेशा याद रखो, देखो अगर ये जीरो एनर्जी है, क्योंकि इसके बाद पॉजिटिव एनर्जी है, इधर नेगेटिव एनर्जी है, जीरो एनर्जी है, और इसी जीरो एनर्जी को हमने उस वैक्यूम लेवल को के रूप में रिप्रेजेंट कर रखा है। तो दिस इज द ई वैक्यूम एंड दिस इज द ग्राफ फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ। ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ है। ओके, सो ये जो ग्राफ है ये हमने किसके लिए ड्रॉ किया है, ये जो ग्राफ है ये हमने हाइड्रोजन एटम के लिए ड्रॉ किया है। अब हाइड्रोजन एटम के लिए हम अगर थोड़ा सा और इसको और अच्छी तरह से एक्सप्लोर करें, इसमें वो क्वांटम के रूल लगाएं, जो बोहर का एटॉमिक मॉडल क्वांटम रूल था कि स्टेशनरी ऑर्बिट जो होती है उसमें एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू NH/2 पाई होता है, जो बोहर कंडीशन थी, वो सब लगाते हो तो जो राइट साइड ये वाला जो टर्म है ये मॉडिफाई हो जाता है, और ये जो मॉडिफाई होकर के कुछ नए तरह से आता है, तो उसको भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पे आगे लिख दे रहे हैं, इसको हम बना रहने देते हैं इसको। तो अब यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग बोहर्स अजम्पशंस। अगर हम बोहर के अजम्पशंस यूज करें, वी मे गेट U is equal to E vacuum minus 13.6 अपॉन n स्क्वायर। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये सारा होगा। तो ये एक फार्मूला आता है हाइड्रोजन आइटम के लिए। अभी तो हमने सिर्फ बोहर लॉ, कूलम्स लॉ और वही सब लगा करके ये फार्मूला निकाला था, और उसके आधार पर ये हमने डायग्राम प्लॉट कर लिया। लेकिन जब हम बोहर के अजम्पशंस लगाएंगे इसके अंदर, बोहर के एटॉमिक मॉडल के अजम्पशंस जब हम इसके अंदर लगाएंगे तो हमारा फार्मूला इस तरह से सेट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह सेट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप देखें, अगर हम n की वैल्यू 1 लेंगे तो हमारे पास मान लो E की वैल्यू U की वैल्यू E1 आ जाएगा। मान लो हम U1 कह दें, U1 हो जाएगा E वैक्यूम माइनस 13.6, ये एक वैल्यू आएगी। तो देखो वैक्यूम से माइनस 13.6 मतलब वैक्यूम से इतना नीचे है, तो यहाँ कोई एनर्जी है, ये है किसको रिप्रेजेंट कर रही है, E1 को। ठीक है, उसके बाद फिर हमने U2 देखा, वो हो गया E वैक्यूम, और 2 मतलब 4, तो 4 से इसको भाग करोगे, 4 × 12, 4 × 16, तो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सब कुछ है। तो इसका मतलब है कि वैक्यूम से पहले 13.6 था, 13.6 से तो ये कितना होगा, ये यहाँ होगा। इसे मान लो अगर हम कहें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, अगर 13 है तो ये है 1 2 3, 3.4 मतलब यहाँ कहीं होगा। तो ये एनर्जी किसको रिसीव कर रहा है, E2 को।
ऐसे ही U3 किसका होगा, ये हो जाएगा ई वैक्यूम -3, तो 3 कितना हो जाएगा 9, तो 9 कम 9 और 9 चौक 36, 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1.4 तो यहाँ कहीं हो जाएगा, ये ऐसे हो गया। तो आप देख रहे हो कि जो अगर हम इसी पोटेंशियल एनर्जी कर्व में देखें तो ये जो है ये E1 है फर्स्ट एनर्जी लेवल, ये है सेकेंड एनर्जी लेवल जो कि इस फॉर्मूले के हिसाब से आ रही है, और ये थर्ड एनर्जी लेवल। और आप देख रहे हो जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जा रही है तो एनर्जी लेवल जो है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल किसको अप्रोच कर रही है, वैक्यूम को। वैक्यूम को अप्रोच करने का मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे एनर्जी बढ़ने के साथ साथ वैक्यूम में जाने की तरफ मोटिवेट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का वैक्यूम में जाने की तरफ मोटिवेट होने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन अब फ्री होने की तरफ बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन अपने फ्रीडम के नज़दीक पहुंच रहा है। वैक्यूम में चला जाएगा मतलब वो पूरी तरह से आयनाइज हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों हम इस पोटेंशियल एनर्जी कर्व के अंदर एनर्जी लेवल्स का एक ऑर्डर देखते हैं। अब अगले लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि जो एनर्जीज़ हैं, अगर हम 2 हाइड्रोजन एटम को लेके आएँ तो क्या इन एनर्जी पे कोई असर पड़ेगा। और हम जब क्रिस्टल बना रहे होते हैं तब तो हम इस तरह के कई एटम लेकर के, अरबों खरबों एटम लेकर के आते हैं, तो उसकी वजह से जो हमारा प्रेजेंटेशन होने वाला है, उसकी वजह से जो हमारे ऑर्बिटल्स का जो एनर्जी लेवल्स का डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है वो किस तरह से प्रभावित होगा, इसको हम लोग पढ़ेंगे अपने अगली क्लास में। ओके, सो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। और किसी तरह का कोई डाउट हो या आपकी जो भी आपकी समझ हो, प्लीज़ आप कमेंट करते रहिए और अपने दोस्तों के बीच में भी इस वीडियो को शेयर करिए, सो दैट ये उनके लिए भी सपोर्टिव हो और इस चैनल को भी चलाने का एक जो मोटिवेशन है वो हमको मिलता रहे। तब तक अपना ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।